बच्चों, हम बात कर रहे हैं लेखांकन अनुपात की और आज के भाग में हम बात करेंगे क्रियाशीलता अनुपातों की। क्रियाशीलता एवं कार्यकुशलता अनुपात संस्था की कार्यकुशलता, प्रबंधकों द्वारा लिए गए निर्णय आदि की माप करते हैं। क्रियाशीलता अनुपातों में काफी सारे अनुपात हैं। आज के भाग में हम बात करेंगे स्कंद आवर्त अनुपात और साथ ही साथ व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात की। तो आइए शुरू करते हैं क्रियाशीलता अथवा कार्यकुशलता अनुपात। क्रियाशीलता या कार्यकुशलता अनुपात क्या है? जैसा कि आपको बताया गया कि क्रियाशीलता एवं कार्यकुशलता अनुपात प्रबंधकों की कुशलता की माप का एक यंत्र है, एक तरीका है। क्रियाशीलता अनुपात व्यवसाय में कार्य निष्पादनों पर प्रकाश डालते हैं, यानी ये अनुपात ये व्यक्त करते हैं कि संस्था द्वारा जो कार्य किया गया या जो परिणाम प्राप्त किए गए वो किस हद तक लक्ष्यों को प्राप्त करने के बराबर है तथा इनकी गणना का प्रमुख उद्देश्य है संस्था की कार्य निष्पत्ति तथा प्रबंधकों की कार्यकुशलता का मूल्यांकन करना है। हर अनुपात का अपना अपना उद्देश्य है। जैसे कि आपने तरलता अनुपात की बात की तो वे अनुपात संस्था की अल्पकालीन शोधन क्षमता की माप करते हैं। शोधन क्षमता अनुपात संस्था की दीर्घकालीन शोधन क्षमता और साथ ही साथ ऋणों पर ब्याज के संबंध में संस्था चुकाने में सक्षम है या नहीं, इन चीजों की माप शोधन क्षमता अनुपात के अंतर्गत की जाती है। अब बात करें क्रियाशीलता अनुपात। क्रियाशीलता अथवा कार्यकुशलता अनुपात प्रबंधकों द्वारा किए गए कार्यों का मापन करता है। उनके द्वारा वर्ष भर जो भी कार्य किए गए वो संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप है या नहीं, लक्ष्यों को कहां तक प्राप्त किया गया, इन सभी बातों का जो निर्णय है वो इन अनुपातों के माध्यम से किया जा सकता है। इन अनुपातों के माध्यम से यह देखा जाता है कि संस्था ने उपलब्ध साधनों व सेवाओं का कुशलता पूर्वक व लाभप्रद ढंग से उपयोग किया है या नहीं, यानी संस्था के जो साधन हैं उन्हें ठीक तरीके से उपयोग किया गया है या नहीं किया गया है। इन अनुपातों की गणना विक्रय या विक्रय की लागत तथा विभिन्न संपत्तियों स्कंद, देनदार, प्राप्य बिल, स्थायी संपत्तियां तथा विनियोग आदि के आधार पर की जाती है। यानी विक्रय में इन मदों का भाग देकर इन सबसे संबंधित कुशलता का मापन किया जाता है। अतः इन अनुपातों को टर्नओवर रेशो, क्योंकि विक्रय पर आधारित है, विक्रय अनुपात, सेल्स रेशो या संपत्ति प्रबंध अनुपात यानी एसेट्स मैनेजमेंट रेशो का नाम भी दिया गया है। इसके अंतर्गत मुख्यतः निम्न अनुपातों की गणना की जाती है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से मुख्य अनुपात शामिल किए गए हैं। पहला अनुपात है रहतिया आवर्त अनुपात यानी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। दूसरा व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तीसरा है व्यापारिक देय आवर्त अनुपात यानी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। निवल परिसंपत्तियां या विनियोजित पूंजी आवर्त अनुपात, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो। स्थिर परिसंपत्तियां आवर्त अनुपात यानी फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो। और अंतिम है कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात यानी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। इन सभी अनुपातों का एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। स्कंद आवर्त अनुपात पहला वेरी इंपॉर्टेंट अनुपात हम शुरू करने जा रहे हैं। क्रियाशीलता अनुपातों में बहुत सारे मुख्य अनुपात हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है स्कंद आवर्त अनुपात। स्कंद आवर्त अनुपात की बात की जाए तो स्कंद आवर्त अनुपात साल के औसत स्टॉक का संस्था द्वारा बेचे गए माल की लागत। दो बातें, संस्था द्वारा जो स्टॉक औसतन अपनी दुकान में रखा जाता है, अपने गोदाम में रखा जाता है, उसका और वर्ष भर के दौरान जो माल बेचा गया है उसका, उन दोनों का संबंध ज्ञात करना ही स्कंद आवर्त अनुपात है। तो यहां बताया गया है कि स्कंद आवर्त अनुपात साल के औसत स्टॉक और संस्था द्वारा बेचे गए माल की लागत अर्थात संचालन क्रियाओं से आगम की लागत, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू
फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे कक्षा 11 में आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी बेचे गए माल की लागत कहते थे, यहां पर उसे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी संचालन क्रियाओं से आगम की लागत कहा गया। कोई फर्क नहीं है, केवल नाम का फर्क है, के मध्य संबंध स्थापित करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है कि स्कंद आवर्त अनुपात क्या है। स्कंद आवर्त अनुपात बेचे गए माल की लागत या फिर आगम की लागत, एक ही बात है, और औसत स्टॉक के मध्य संबंध बताता है। यह अनुपात संस्था द्वारा स्टॉक में विनियोजित धनराशि के औचित्य एवं मात्रा की पर्याप्तता पर विचार करता है। यानी यह अनुपात यह बताता है कि संस्था ने स्कंद में जो राशि विनियोजित की हुई है या जितनी मात्रा का स्टॉक खरीदा हुआ है वो संस्था के उद्देश्यों के अनुकूल है या नहीं। कहीं स्टॉक में ज्यादा राशि तो नहीं लगा रखी है, इससे आपकी जो पूंजी है वो निष्क्रिय पूंजी के रूप में पड़ी रहेगी, या फिर स्टॉक में कम राशि तो विनियोजित नहीं है। अगर स्टॉक में कम राशि विनियोजित होगी तो आप अपने ग्राहकों की मांग का समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे, उत्पादन समय पर नहीं कर पाएंगे। आगे अगर बात की जाए तो इसकी गणना निम्न सूत्र से की जाती है। सूत्र क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दोनों एक ही बात है, और उसमें भाग किसका देना है? एवरेज स्टॉक या फिर एवरेज इन्वेंट्री। संचालन क्रियाओं से आगम की लागत कैसे ज्ञात की जाती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कह दीजिए, चाहे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कह दीजिए, एक ही बात है। इसकी गणना कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस माइनस चेंजेस इन इन्वेंट्री। यहां प्लस माइनस क्यों यूज किया गया है? आपने वित्तीय विवरण वाला चैप्टर पढ़ा है। चेंजेस इन इन्वेंट्री अगर धनात्मक हो, और धनात्मक कब आता है? जब ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा हो और क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो, तो फिर ऐड करना है। और अगर चेंजेस इन इन्वेंट्री ऋणात्मक हो तो लेस करना है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दूसरा तरीका आप ये भी देख सकते हैं, परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो भी ठीक है। यदि प्रश्न में ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दी गई है तो उपरोक्त सूत्र में चेंजेस इन इन्वेंट्री की जगह चेंजेस इन इन्वेंट्री तो तब लेना है जब प्रश्न में ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री ना देकर उनकी वृद्धि या कमी दी जाए। वृद्धि दी जाए तो लेस करना है, कमी दी जाए तो ऐड करना है। बिल्कुल, कमी दी जाए तो इसका मतलब क्या होगा? वो धनात्मक होगा यहां पर, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री जब ज्यादा होती है तो आपको ऐड करना होता है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री जब ज्यादा होती है तो आपको लेस करना होता है। इस बात का विशेष तौर पर आप ध्यान रखें। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं, यदि प्रश्न में ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री अलग अलग दी गई है तो बेस्ट यही होगा कि आप चेंजेस इन इन्वेंट्री की जगह ओपनिंग इन्वेंट्री को जोड़ दें और क्लोजिंग इन्वेंट्री को घटा दें। एवरेज स्टॉक कैसे निकाला जाएगा? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2 करके, और साथ ही साथ आपको क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसके लिए आपको क्या करना है? या तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, या प्रश्न में सीधी सीधी सूचनाएं दी गई हैं तो ओपनिंग स्टॉक परचेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ना है और क्लोजिंग स्टॉक को घटाना है, या फिर आप कर सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला कहते थे। अब अगर बात की जाए तो कभी कभी बेचे गए माल की लागत अर्थात संचालन से आगम लागत संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं होती और न ही उस लागत की गणना की जा सकती है। अगर मैं आपको ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, परचेज इस तरह की मदें ना दूं, या फिर मैं सेल्स तो दे दूं यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आपको दे दूं लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट की सूचना ना दूं, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना संभव नहीं होगा। और यदि वो निकालना संभव ना हो तो आप मेन फॉर्मूले में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जगह सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी करना है जब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना संभव ना हो, तब फॉर्मूला ऐसा होगा। नोट 2 है, यदि प्रश्न में ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं दी गई है और उसकी गणना करना भी संभव नहीं है तो एवरेज इन्वेंट्री की जगह केवल क्लोजिंग इन्वेंट्री काम में ले सकते हैं, लेकिन वो तभी जब ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं दिया गया है या उसे निकालना संभव नहीं है।
ओपनिंग इन्वेंट्री दिया गया और क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दिया गया तो किसी ना किसी तरीके से क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना होगा। केवल ओपनिंग इन्वेंट्री की सहायता से स्टॉक टर्नओवर ज्ञात नहीं किया जा सकता, लेकिन केवल क्लोजिंग इन्वेंट्री की सहायता से स्टॉक टर्नओवर को ज्ञात किया जा सकता है। अगर इस अनुपात के महत्व की बात करें तो इस अनुपात से ज्ञात होता है कि संस्था में स्टॉक किस गति से विक्रय में परिवर्तित हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि व्यापारियों द्वारा माल दुकान में लाकर इसलिए रखा जाता है कि वो बिके, तो इस अनुपात के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि माल कितनी गति से बिक रहा है, कितनी जल्दी बिक रहा है, अर्थात स्कंद का उचित उपयोग हो रहा है या नहीं। यह अनुपात जितना ऊंचा होगा उतना ही अच्छा माना जाता है। स्टॉक टर्नओवर जितना ज्यादा मान लीजिए दो संस्था है ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, एक का स्टॉक टर्नओवर 30 टाइम्स और एक का स्टॉक टर्नओवर 25 टाइम्स, तो स्पष्ट है कि 30 टाइम्स वाली जो संस्था है वो 25 टाइम्स वाली संस्था से अधिक कुशल है। लेकिन तुलना करने के लिए मुख्य बात यह है कि दोनों संस्थाओं के व्यापार की प्रकृति एक जैसी होनी चाहिए। यदि आप एक कार के शोरूम और किराने के व्यापार की तुलना कर रहे हैं तो इन दोनों के स्टॉक टर्नओवर में बहुत फर्क होगा, क्योंकि कार के शोरूम का टर्नओवर कम होगा क्योंकि माल बहुत धीमी गति से बिकता है, जबकि किराने की दुकान पर माल बहुत तेज गति से बिकता है। तो तुलना करने के लिए मुख्य बात यह है कि दोनों व्यापारों की प्रकृति समान होनी चाहिए। उसके बाद आपका जिसका स्टॉक टर्नओवर ज्यादा है वो ज्यादा कुशल है, क्योंकि संस्था कम लाभ दर पर भी अधिक लाभ कमा सकती है। बिल्कुल, यदि विक्रय फास्ट होगा, यदि विक्रय जल्दी होगा तो संस्था कम लाभ की राशि रखकर भी, कम लाभ का परसेंटेज रखकर भी अधिक मात्रा में लाभ कमा सकती है, क्योंकि विक्रय ज्यादा होगा। इसके विपरीत यह अनुपात जितना नीचा होता है, और यदि यह अनुपात नीचा है तो वहां स्टॉक में अनावश्यक पूंजी फंसा होने का सूचक है। बिल्कुल, अगर माल बहुत धीरे बिक रहा है तो इसका मतलब आपके द्वारा क्रय जो स्टॉक किया जाता है वो ज्यादा मात्रा में क्रय कर लिया जाता है और आपने ज्यादा मात्रा में उसमें पूंजी विनियोग कर रखे। तो स्टॉक टर्नओवर का ऊंचा होना संस्था की कार्यकुशलता का और माल का जल्दी बिकने का प्रतीक है। नीचा होना इस बात का प्रतीक है कि माल बहुत धीमी गति से बिकता है, आपका प्रबंध सही नहीं है और साथ ही साथ आपने स्टॉक में बहुत अधिक पूंजी विनियोग की हुई है, इतनी आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति बेकार स्टॉक, अत्यधिक स्टॉक और स्टॉक पर अकुशल नियंत्रण का सूचक है। यदि स्टॉक टर्नओवर नीचा है तो इसका मतलब है बेकार स्टॉक है, अत्यधिक स्टॉक है, या फिर स्टॉक पर अच्छा नियंत्रण यानी इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। अब स्टॉक टर्नओवर को समझने के लिए बात करते हैं उदाहरण की, आपके पाठ्य पुस्तक के उदाहरण संख्या 12 की। निम्नलिखित जानकारी सूचना से रहतिये के आवर्त अनुपात को परिकलित कीजिए, यानी कि आपको गणना करनी है स्टॉक टर्नओवर रेशियो की। प्रारंभिक रहतिया आपको दिया गया है 18,000 रुपए, मजदूरी दी गई है 14,000 रुपए, अंतिम रहतिया 22,000 रुपए, प्रचालन से आगम जिसे आप कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 80,000 रुपए, परचेज 46,000 रुपए, आंतरिक ढुलाई 4,000 रुपए। अगर मैं स्टॉक टर्नओवर के सूत्र की बात करूं तो स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसे निकाला जाता है? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों को जोड़कर उसमें 2 का भाग दे देंगे, वो निकालना यहां पॉसिबल है। दूसरी बात, क्या यहां पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालना पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि यहां पर सभी सूचनाएं दी गई है। क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ जो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ द गुड्स है उसे जोड़ेंगे, उसमें क्या क्या जोड़ेंगे? वेजेस जोड़ेंगे, परचेज जोड़ेंगे, कैरेज इनवर्ड आंतरिक ढुलाई जोड़ेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को घटा देंगे, तो आपकी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगी। इसका मतलब यहां पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का यूज नहीं होगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को तभी काम में लेते हैं जब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना पॉसिबल ना हो। तो स्टॉक टर्नओवर का जो सूत्र है वो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। दोनों ही सूचनाएं इस प्रश्न में निकालना संभव है। बात करते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। इन्वेंट्री इन द बिगनिंग यानी ओपनिंग इन्वेंट्री,
नेट परचेज जो कि सवाल में दी गई है, वेजेस सवाल में दी गई है, कैरेज इनवर्ड दिया गया है और इन्वेंट्री इन द एंड। तो आइए बात करते हैं इन्वेंट्री इन द बिगनिंग, वो दी गई है 18,000 रुपए प्लस परचेज आपको दी गई है 46,000 रुपए प्लस वेजेस आपको दिए गए हैं 14,000 रुपए प्लस कैरेज इनवर्ड आपको दिया गया है 4,000 रुपए और क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू आपको दिया गया है 22,000 रुपए। और जब आप इसे हल करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 60,000 रुपए। साथ ही साथ एवरेज इन्वेंट्री भी हमें निकाल लेना चाहिए, और अगर एवरेज इन्वेंट्री की मैं बात करूं तो ओपनिंग इन्वेंट्री 18,000 रुपए दी गई है और क्लोजिंग इन्वेंट्री 22,000 रुपए दी गई है। इन दोनों का औसत जब आप निकालते हैं तो वो आता है 20,000 रुपए। इसका मतलब आप अपने व्यापार में लगभग पूरे वर्ष भर 20,000 रुपए का माल दुकान में रखते हैं और पूरे साल के दौरान आप 60,000 रुपए की लागत का माल बेच देते हैं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर की अगर बात की जाए तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपने कैलकुलेट किया है 60,000 और एवरेज इन्वेंट्री आपने कैलकुलेट की है 20,000, तो आपका आंसर होगा 3 टाइम्स। इसका मतलब पूरे वर्ष के दौरान जो स्टॉक आपके द्वारा क्रय किया जाता है उसे 3 बार रोकड़ में बदल दिया जाता है। जितना फास्ट उतना संस्था अधिक कार्यकुशल है, लेकिन दिए गए डेटास के अनुसार यहां पर स्टॉक टर्नओवर 3 टाइम्स होगा। आशा करता हूं आपको ये उदाहरण समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर, उदाहरण संख्या 13। निम्नलिखित सूचना से स्टॉक आवर्त अनुपात का परिकलन करें। प्रचालन से आगम यानी कि सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसे आप कहते हैं 4 लाख रुपए, औसत स्टॉक एवरेज स्टॉक आपको कैलकुलेट करके दिया है 55,000 रुपए और सकल लाभ अनुपात है 10% यानी ग्रॉस प्रॉफिट है 10%। अब अगर यहां पर बात की जाए तो आपका स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री यहां पर दी गई है, लेकिन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के 2 फॉर्मूले हैं, एक ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि आपने पिछले फॉर्मूले में यूज किया है, और दूसरा फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सेल्स में से किसे घटा दिया जाए, जीपी को घटा दिया जाए। तो यहां पर सेल्स भी है और जीपी भी है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहां पर भी निकालना पॉसिबल है, तो हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। बात करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री गिवन है और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दी गई है 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है 4 लाख का 10%, तो जब हम इसका 10% कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 40,000 रुपए। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि 4 लाख में से हमें घटा देनी चाहिए 40,000, और जब आप इसे हल करते हैं तो आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है 3,60,000 रुपए। 55,000 रुपए आपको एवरेज इन्वेंट्री दिया गया है, तो इसका मतलब 3,60,000 में आप भाग दे देंगे एवरेज इन्वेंट्री 55,000 का, और जब आप इसे हल करते हैं तो ये उत्तर आता है 6.55 टाइम्स, यानी कि पूरे साल के दौरान 6.55 बार आपका स्टॉक रोकड़ में परिवर्तित हो जाता है। अब बात करते हैं उदाहरण संख्या 14 की। एक व्यापारी औसतन 40,000 रुपए का स्टॉक रखता है, यानी अपनी दुकान में लगभग उसका जो स्टॉक है वो 40,000 के आसपास है। उसका स्टॉक आवर्त 8 गुना है। उत्तर आपको दिया गया है, यानी स्टॉक टर्नओवर निकाल कर दिया गया है, कितना है 8 गुना एवरेज स्टॉक आपको दिया गया है। यदि वह माल को प्रचालन से आगम पर 20% लाभ पर बेचता है तो सकल लाभ की राशि ज्ञात कीजिए। यानी यदि वह अपने माल को सेल्स का 20% पर बेचता हो तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। चलिए
जब कभी भी इस तरह का प्रश्न हो जिसमें उत्तर खुद दिया जाए तो उसके फॉर्मूले को अप्लाई कर कर आपको जो संख्या गायब है उसे कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले हम स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला अगर अपने दिमाग में लाते हैं तो स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला यानी स्कंद आवर्त अनुपात का जो फॉर्मूला है वो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक, और एवरेज स्टॉक यहां पर उपलब्ध करके दिया गया है, स्टॉक टर्नओवर भी दिया गया है, ये फॉर्मूला आपके सामने है। अगर मैं बात करूं तो इन्वेंट्री टर्नओवर आपको दिया गया है, एवरेज इन्वेंट्री आपको दिया गया है। इस सूत्र का प्रयोग कर सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो बात करते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर आपको 8 दिया है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आप X मान लीजिए और एवरेज स्टॉक को आप लिख दीजिए 40,000। जब आप इसे हल करते हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आती है 3,20,000 रुपए। समझ गए होंगे ये किस तरीके से निकली है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर हमने x की वैल्यू यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कैलकुलेट कर लिया है, वो आ गई है 3,20,000 रुपए। अब आपको सकल लाभ की दर देखनी है, 20% है प्रचालन से आगम यानी बिक्री पर। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप इसका 20% निकाल दें क्योंकि ये है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जबकि जो लाभ की दर दी गई है वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहां अगर बात की जाए तो किस तरीके से हम सकल लाभ को निकालेंगे उसके लिए आप देखिएगा, माना प्रचालन से आगम यानी विक्रय 100 है, हमेशा 100 उसे माना जाता है जिस पर प्रतिशत दिया जाए। यहां पर सकल लाभ की दर प्रचालन से आगम यानी विक्रय पर दी गई है तो माना विक्रय 100, सकल लाभ कितना 20%, तो लागत कितनी होगी 80। जो प्रचालन से लागत है वो 80 होगी। अतः प्रचालन से आगम विक्रय कितना होगा 3,20,000 आपने लागत कैलकुलेट की है, 3,20,000 रुपए आपने लागत कैलकुलेट की है जो कि 80% के बराबर है। इसे कुल बिक्री में जब आप बदलेंगे तो ये राशि आ जाती है 4 लाख रुपए। ये क्या आ गई स्टूडेंट्स, ये आ गई आपके 4 लाख रुपए जो कैलकुलेट हुआ है वो आपके आ गया विक्रय। अब आपको सकल लाभ कैलकुलेट करना है और सकल लाभ को आप दो तरीके से यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें एक तो दिया गया है परसेंटेज, तो 4 लाख का 20% जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 80,000 रुपए। एक तरीका तो ये है। पिछले इस सवाल में हम डायरेक्ट 3,20,000 का 20% नहीं निकाल सकते थे क्योंकि 3,20,000 जो है वो लागत है और लागत का अगर आप 20% निकालते हैं स्टूडेंट्स तो वो 64,000 ही आता है, जो गलत होता। पहले हमें विक्रय निकालना होगा और फिर हमें इसका प्रतिशत काउंट करना होगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा आप सभी जानते हैं कि जब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए आप सेल्स में से जीपी लेस करते हैं, तो जब सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को लेस करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से हमने सकल लाभ का फॉर्मूला बनाया है। प्रचालन से आगम 4 लाख रुपए, प्रचालन की लागत कितनी 3,20,000 रुपए, तो सकल लाभ की राशि कितनी होगी 80,000 रुपए। इसी के साथ उदाहरण संख्या 14 भी पूरा होता है। अब बात करते हैं अगले अनुपात की, व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये क्या है? यह अनुपात, ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं, देनदार और बीआर, और इनकी उत्पत्ति किससे होती है, उधार बिक्री से। तो उधार बिक्री और वर्ष भर के औसत व्यापारिक प्राप्यों का आपसी संबंध इस अनुपात के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह अनुपात व्यवसाय के शुद्ध उधार विक्रय का औसत व्यापारिक प्राप्यों से
के साथ संबंध स्थापित करता है। किन दो मदों के बीच संबंध बताता है? जिस तरीके से स्टॉक टर्नओवर बेचे गए माल की लागत और औसत स्कंद के बीच संबंध बताता था, उसी तरह से व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात या व्यावसायिक प्राप्य आवर्त अनुपात उधार विक्रय और औसत व्यापारिक प्राप्य के मध्य संबंध बताता है। कि साथ ही साथ यह अनुपात यह बताता है कि संस्था उधार वसूली में कहां तक सफल हुई। आप सभी जानते हैं कि कोई भी व्यापार, कोई भी व्यवसाय बिना उधार विक्रय के संभव नहीं है। आज के प्रतिस्पर्धा के युग में प्रत्येक व्यापारी को माल का उधार विक्रय करना पड़ता है, लेकिन उधार विक्रय करने के बाद उस उधार की वसूली भी करना बहुत जरूरी है, अन्यथा व्यवसाय को डूबत ऋण जैसी हानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इस अनुपात के माध्यम से यह देखा जाता है कि उधार जो विक्रय किया गया है उसे वसूल करने में संस्था कितनी कुशल है। यदि कोई संस्था अपने प्राप्यों से समय पर वसूली नहीं करती है तो उसके कोष अनावश्यक रूप से प्राप्यों में फंस जाएंगे। यदि आप उधार माल बेचकर भूल जाएंगे, देनदारों से वसूली की मतलब तगादा नहीं करेंगे, उनसे टाइम पर पैसा वसूल नहीं करेंगे, तो आपकी जो विनियोजित पूंजी है वो धीरे धीरे कर देनदारों में या प्राप्य बिलों में फंस जाएगी। अब इस अनुपात की गणना किस तरीके से की जाती है? तो जैसा आपको शुरू में बताया कि जिनके मध्य संबंध बताता है उसी से इसकी गणना होगी। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की गणना होती है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या आप कह सकते हैं नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब कुछ मुख्य बातें इस अनुपात के संबंध में उनकी बात करते हैं। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकाला जाएगा? सीधी सी बात है, अगर क्रेडिट सेल सवाल में से दे रखी है तो आपको केवल उसमें से सेल्स रिटर्न को लेस करना है। यदि प्रश्न में उधार विक्रय नहीं है तो उधार विक्रय कैसे निकालना है? टोटल सेल में से कैश सेल को लेस कर दीजिए तो वो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा। बार बार मैं कह रहा हूं, सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कोई फर्क नहीं है, एक ही शब्द है। यदि उधार विक्रय से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई सूचना ना हो तो उधार विक्रय कैसे? टोटल सेल्स माइनस कैश सेल के स्थान पर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की राशि को ही काम में ले लिया जाएगा। यानी कि यदि प्रश्न में कुल बिक्री तो दी गई है लेकिन उधार बिक्री के संबंध में कोई सूचना नहीं है, नकद बिक्री के संबंध में भी कोई सूचना नहीं है, तो जो कुल बिक्री है उसे ही उधार बिक्री मान लिया जाएगा। चौथा पॉइंट है, व्यापारिक प्राप्यों में डेटर्स एवं बिल्स रिसीवेबल को शामिल करते हैं। होते क्या है ट्रेड रिसीवेबल? आपने वित्तीय विवरण वाले चैप्टर में पढ़ा है। ट्रेड रिसीवेबल में मुख्यतः बीआर और डेटर्स को शामिल किया जाता है, किंतु अप्राप्य संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन को, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को ट्रेड रिसीवेबल में से यहां पर कैलकुलेशन करते समय नहीं घटाया जाएगा। जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो आपको याद होगा, सपोज दैट आपके देनदार 60,000 के हैं तो आप उसमें से पीबीडी आपने बनाया है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 6,000, तो आप जो देनदार लिखते हैं वो देनदार बैलेंस शीट में आप 54,000 के ही लिखते हैं। लेकिन यहां पर मुख्य बात यह है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की गणना करते समय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को ध्यान में नहीं रखा जाएगा और जो सकल ट्रेड रिसीवेबल हैं, जो ग्रॉस ट्रेड रिसीवेबल हैं, उसी पर गणना की जाएगी। किसकी? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की। यदि प्रश्न में औसत वसूली अवधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यदि प्रश्न में औसत वसूली अवधि यानी कि एवरेज कलेक्शन पीरियड पूछा गया है तो निम्न सूत्रों का प्रयोग कर उसे ज्ञात कर सकते हैं। पहला सूत्र है 12 या 365, दोनों में से एक ही रखना है। यदि 12 रखते हैं तो आपका आंसर जो आएगा वो मंथ्स में आएगा, और यदि 365 रखते हैं तो आपका जो आंसर होगा वो डेज में आएगा। और भाग किसका देना है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, यानी ये जो रेशियो आप कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से, उसका जो उत्तर आया है वो उत्तर का भाग यदि आप 12 या 365 में दे दें तो वो निकल कर आएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड। दूसरा फॉर्मूला अगर आप देखेंगे एवरेज कलेक्शन पीरियड का, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें, हमने इस फॉर्मूले को रिवर्स कर दिया है, यानी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल को ऊपर और नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को नीचे, और मल्टीप्लाई बाय किससे कर दिया है? 365 या 12 से। दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगाया जाए
उत्तर दोनों से सेम आएगा। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड यदि पूछा जाए तो आप दोनों से भी लगाकर चेक कर सकते हैं। अब इन सभी तथ्यों को समझने के लिए बात करते हैं उदाहरण संख्या 15 की। निम्नलिखित सूचना से व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात यानी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपको ज्ञात करना है। प्रचालन से कुल आगम यानी टोटल सेल्स आपको दे रखी है 4 लाख रुपए। प्रचालन से नकद आगम यानी कि कैश सेल आपको दे रखी है प्रचालन से कुल आगम का 20%, यानी कि ये जो 4 लाख रुपए कुल बिक्री है उसका 20% नकद बिक्री है। 4 लाख का 20% होगा 80,000 रुपए। 1/4/2016 को व्यापारिक प्राप्य ओपनिंग बैलेंस आपको ट्रेड रिसीवेबल का यानी डेटर और बीआर दोनों एक साथ जोड़ कर दिए गए हैं 40,000 रुपए, और साथ ही साथ 31/3/2017 यानी अंतिम शेष दिया गया है आपको ट्रेड रिसीवेबल का 1,20,000 रुपए। तो हम बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले की। तो इसका सूत्र है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख में से 80,000 घटा देंगे, टोटल सेल में से कैश सेल जब आप घटा देंगे तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगी, क्रेडिट बिक्री आ जाएगी। उधार जो बिक्री आपके द्वारा की गई है वो आपको पता लग जाएगी जिसकी राशि होगी 3,20,000। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला आपको बताया गया है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2, यानी कि 40,000 और 1,20,000 को जोड़कर आपको इसमें 2 का भाग देना है। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जिसका वास्तविक फॉर्मूला है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी उधार बिक्री बटा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल यानी औसत व्यापारिक प्राप्य का आपको इसमें भाग देना है। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकाली जाती है? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन घटानी है। पहले निकालनी होगी कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 20% है। तो जब मैं 4 लाख का 20% निकालता हूं तो ये रकम आती है 80,000 रुपए। अब कुल बिक्री आपको सवाल में दी गई है 4 लाख रुपए और उसमें से कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी उधार बिक्री दी गई है 80,000 रुपए। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा 3,20,000 रुपए। दूसरी जो मद हमें मुख्य मद चाहिए वो चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जिसका फॉर्मूला है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। तो अगर हम बात करें ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं 40,000 और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हमें दिए गए हैं 1,20,000 अपॉन 2। जब आप इन दोनों के जोड़ में 2 का भाग देते हैं तो आपके एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आते हैं 80,000 रुपए। फॉर्मूले में वैल्यूज को पुटअप करते हैं। उधार बिक्री आपके द्वारा पूरे वर्ष के दौरान की गई है 3,20,000 रुपए और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल रखे गए हैं 80,000। जब आप इसे हल करते हैं तो आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का जो उत्तर आता है वो आता है 4 गुना यानी 4 टाइम्स, यानी आपके द्वारा 4 बार वर्ष के दौरान 4 बार देनदारों को रोकड़ में परिवर्तित कर दिया जाता है। ये आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हुआ। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के साथ साथ ही एक चीज और आपको समझाई गई है जो पूछी जा सकती है एवरेज कलेक्शन पीरियड यानी औसत वसूली अवधि। इसके 2 फॉर्मूले आपको बताए गए थे जो कि कुछ इस प्रकार से थे। एवरेज कलेक्शन पीरियड को या तो 12 या 365 में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का भाग दे दें, आपका 4 टाइम्स आया है। 365 में 4 का भाग दे दें या 12 में 4 का भाग दे दें। अगर 12 में 4 का भाग देंगे तो उत्तर महीनों में आएगा और 365 में भाग देंगे तो उत्तर दिनों में आएगा। या फिर दूसरा तरीका आप देख सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आता है। आप एवरेज कलेक्शन पीरियड का जो दूसरा फॉर्मूला है वो किस तरीके से आपको सिखाया गया था, ये जो फॉर्मूला है टर्नओवर का इसे उल्टा कर इंटू 365 या 12 आप कर दें। तो हम बात करते हैं यहां पर औसत वसूली अवधि या एवरेज कलेक्शन पीरियड की भी इस एग्जाम्पल में पूछा नहीं गया है, लेकिन हम उसे निकालना चाहेंगे क्योंकि आगे के उदाहरणों में उसे पूछा गया है। तो यहीं पर इसे समझ लेते हैं। यदि उपरोक्त उदाहरण में औसत वसूली अवधि पूछे तो निम्न प्रकार ज्ञात की जाएगी। कैसे? एवरेज कलेक्शन पीरियड हमने यहां पर 12 रखा है, 365 नहीं रखा है। 12 क्यों? ये डिपेंड करता है आपके टर्नओवर पर। आपका जो टर्नओवर आ रहा है वो आ रहा है 4 टाइम्स। ये
ऐसी संख्या है जिसका 12 में पूरा पूरा भाग जाएगा, तो आप 12 रखकर आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं और जो उत्तर आए वो महीनों में होगा। तो मैं कह सकता हूं 12/4, तो आपका आंसर होगा 3 मंथ। यानी इसका मतलब क्या है, आप अपने देनदारों को उधार माल का विक्रय कर कर उनसे 3 माह में पैसा वसूल कर लेते हैं। ये ही 3 माह इस सूत्र से भी निकाले जा सकते हैं। आप देखें, आपका टर्नओवर का जो फॉर्मूला है इसे आप उल्टा कर दें, यानी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 80,000 को ऊपर और 3,20,000 को नीचे, और गुणा किससे कर दें, 12 से कर दें। इसको भी अगर आप हल करते हैं तो ये भी उत्तर आता है 3 मंथ। इसी के साथ क्रियाशीलता अनुपात में हमने आज बात की स्टॉक टर्नओवर रेशो यानी स्कंद आवर्त अनुपात, देनदार आवर्त अनुपात जिसे यहां पर व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात कहा गया, और साथ ही साथ बात की औसत वसूली अवधि की। बाकी क्रियाशीलता अनुपातों की बात हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।